हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम लोग। एंड तुम लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। आई होप कि तुम लोग अच्छे होगे। तो देखो, आज मैं क्लास 8 के बच्चों के लिए आपका जो बुक साइंस है सेकंड चैप्टर जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो, तो इसका आज मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन कराने वाला हूँ आप लोगों को। तो आप लोग जो इस वीडियो को ध्यान से देखो और आप जो है पेन एंड पेपर लेकर के बैठ जाओ। अगर आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर करने में कोई प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो आप वीडियो को ध्यान से देखोगे, आपको हर एक क्वेश्चन आंसर समझ में आएगा और मैं हर एक आंसर को जो है आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे कि आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी और आप काफ़ी इजीली इसको याद भी कर सकते हो। तो देखो, यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। अप्रोप्रिएट सूटेबल वर्ड से आपको इसको फिल करना है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन तुमको बोल रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ। तुमको बताना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन अगर तुम इसको देखना चाहते हो तो तुम इसको कैसे देख सकते हो। तो इसके लिए तुमको माइक्रोस्कोप की मदद लेनी पड़ेगी। तो इसका आंसर लिखो माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट देखो, ब्लू ग्रीन एलजी फिक्स। जो ब्लू ग्रीन एलजी होते हैं इनका क्या काम होता है। तो ये क्या करते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली ये फिक्स करते हैं फ्रॉम द एयर टू इनहांस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इससे क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। तो इसका आंसर लिखो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। मैं लिख दे रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ अपने नोटबुक में नोट करते चलो। नेक्स्ट देखो, एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ। अब देखो, अल्कोहल जो है किसके हेल्प से प्रोड्यूस किया जाता है। तो जब मैंने चैप्टर पढ़ाया तो उससे मैंने एक्सप्लेन किया था कि अल्कोहल को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो आप जो है इसका आंसर लिखो यीस्ट। नेक्स्ट देखो, कॉलेरा इज कॉज्ड बाय। कॉलेरा किसकी वजह से होता है। तो आपको पता है कि कॉलेरा जो है ये आपका बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो इसका आंसर आप नोट कर लो, बैक्टीरिया। चलो फिर हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, टिक द करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको 4 अप्रोप्रिएट ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें जो आपको अप्रोप्रिएट लगता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट, उसको आपको टिक आउट करना है। देखो, यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। बताना है कि यीस्ट का यूज़ हम लोग किस चीज़ के प्रोडक्शन में करते हैं। तो अभी मैंने बताया कि जो अल्कोहल होता है उसके प्रोडक्शन में हम लोग यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो चलो आप इसको अल्कोहल पे इसको टिक आउट करो। नेक्स्ट देखो, हाइड्रोक्लोरिक, सॉरी ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो यहाँ पे कि द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि एंटीबायोटिक कौन है। देखो, फर्स्ट में है सोडियम बाइकार्बोनेट, नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल और यीस्ट। तो देखो, इसमें मैं जब चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था कि स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो टेट्रासाइक्लिन वगैरह था ये सब एंटीबायोटिक्स में आता था। तो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, आप इसका आंसर लिख लो। अच्छा, नेक्स्ट देखो, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआन इज। तो देखो, मलेरिया कॉज करने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें प्रोटोजोआन होते हैं। तो अब देखो, इसको कैरी कौन करता है ये तुमसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसको फीमेल एनोफ्लिज मॉस्क्वीटो, ये जो है इसको कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह। तो आप जो है ये आंसर 1 नंबर आंसर जो है आप इसका टिक कर लो। तो और जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड आउट हो सकते हैं, तो उसको यहाँ पे कैरी करने वाला मोस्ट कॉमन आपको बताना है कि कैरियर कौन सा है। तो आपको पता है कि जो हाउस फ्लाई है ये सबसे मेन कैरियर है। इसी का काम है कि बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाती है ना। यानी कि गंदे जगह पे बैठती है, वहाँ से पैथोजेंस इसके बॉडी में पैर में चिपक जाते हैं और फिर ये हमारे घर में जो भी एडिबल आइटम उस पर बैठती है और फिर उसको दूषित कर देती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेड और इडली डॉ राइजेज बिकॉज ऑफ। अब बताना है कि जो ब्रेड या फिर इडली का जो डॉ होता है वो क्यों राइज हो जाता है, उसकी वजह से फूल जाता है, ये आपको बताना है। तो देखो, इसका आंसर जो हो जाएगा, ये आप जानते हो कि ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स। ये जो ईस्ट सेल है इनका ग्रोथ उसके अंदर होता है जिसकी वजह से ये राइज कर जाता है। क्योंकि ईस्ट जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज करते हैं और वही गैस निकलने की वजह से वो फ्लफी बन जाता है। हम लोग केक वगैरह बनाते हैं या इसके अलावा जो बेकरी आइटम वगैरह होता है
उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड। अब देखो, शुगर से जब अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ वेस्ट, तो इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग जो है इसको टिक आउट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन 3 है, ये मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे कॉलम 1 दिया हुआ है और इसको कॉलम 2 के साथ मैच करना है। तो चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ बताना है कि जो बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है। तो आपको पता है कि ये जो कॉलेरा जो डिजीज़ है ये बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। तो चलो आप इसको जो है टिक कर लो। नेक्स्ट देखो, राइजोबियम। तो आपको पता है कि जो राइजोबियम है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है एंड दे आर फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेगुमिनस प्लांट्स। तो देखो ये फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो ये इसका आंसर आप नोट करो। नेक्स्ट देखो, जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है, पता है कि जो दूध से दही जमाने में हमारी मदद करता है। तो इसका आंसर लिख लो, सेटिंग ऑफ कर्ड। अब नेक्स्ट देखो, अब हम लोग ईस्ट की बात करें तो ईस्ट के बारे में मैंने अभी बताया आपको कि ये क्या करता है कि बेकिंग ऑफ ब्रेड या फिर आप केक वगैरह जो बनाते हो तो उसमें ये तुम्हारी काफ़ी मदद करता है। तो ये आपका इसका आंसर हो गया, इसको आप लोग नोट कर लो। अच्छा, अगर प्रोटोजोआन की बात करें तो अभी मैंने बताया कि जो मलेरिया है ना उसको कॉज करने का काम करता है। तो प्रोटोजोआन में लिख लो कि कॉजिंग मलेरिया। अब देखो, अब वायरस की अगर बात करें तो वायरस की वजह से जो है एड्स बीमारी होती है। तो ये वायरस का जो है ये आंसर हो गया, एड्स। अच्छा, आप लोग एड्स का फुल फॉर्म बताओ, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलो मैं आप लोगों को बताऊँ, ये है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब देखो, ये जो एक ऑप्शन है प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, ये तुम्हारा एक्स्ट्रा ऑप्शन है, तो इसको तुम ऐसे इग्नोर करो, इसको कुछ नहीं करना है। तो आओ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन बोला है कि कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेक्ड आई, इफ़ नॉट हाउ कैन दे बी सीन। देखो ये क्वेश्चन तुमसे पूछना चाह रहा है कि क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तुम लोग नेक्ड आँखों से देख सकते हो, यानी खुली आँखों से देख सकते हो। अच्छा, अगर नहीं देख सकते हो तो तुमको ये भी बताना है कि अगर तुम उसे देखना चाहते हो तो कैसे देखोगे। तो देखो यहाँ पे आंसर है। सबसे पहले तुम जानते हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये काफ़ी स्मॉल होते हैं, जिसकी वजह से तुम उसको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हो, बिकॉज दे आर वेरी वेरी स्मॉल एंड दैट इज़ वाई दे आर नोन एज माइक्रोब्स। अगर तुम उसको देखना चाहते हो तो उसके लिए तुमको माइक्रोस्कोप की मदद लेनी पड़ेगी। तो चलो तुम इसका आंसर लिख दो, काफ़ी छोटा स्वीट एंड सिंपल आंसर है, जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोला है कि व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं इसके मेन क्या क्या ग्रुप्स होते हैं, मेजर कितने इसको ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो देखो बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स, जिसमें तुम्हारा बैक्टीरिया है, फंगाई है ना, प्रोटोजोआ है एंड कुछ एल्गी वगैरह भी आते हैं इसमें। तो बस मेनली जो है इसके 4 ग्रुप्स हैं, जिसमें देख लो ये तुम्हारा बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है कि नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। बताना है कि कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हमारी मदद करता है। तो देखो इसका आंसर, देखो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि राइजोबियम है एंड कुछ सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इनका काम है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना। कैसे करते हैं, तो दे कन्वर्ट इनटू यूजेबल नाइट्रोजिनस कंपाउंड। सबसे पहले जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं और उसको यूजेबल नाइट्रोजिनस कंपाउंड के फॉर्म में वो उसको चेंज कर देते हैं, विच आर यूज्ड बाय प्लांट्स। अब ये जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स होते हैं ना, दे आर वाटर सॉल्यूबल, तो ये आसानी से पानी में घुल जाते हैं। और जब प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं व्हेन दे एब्जॉर्ब वाटर, तो वाटर के साथ साथ ये जो यूजफुल नाइट्रोजिनस कंपाउंड है वो उनके अंदर चले जाते हैं, विच आर यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। तो इससे क्या होता है कि प्लांट्स जो होते हैं ये प्लांट प्रोटीन या फिर कुछ अदर कंपाउंड्स में उसको सिंथेसिस करते हैं और इस तरह से उनको नाइट्रोजन की कमी जो है उनकी पूरी हो जाती है। तो आप इसको भी नोट कर लो, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमको 10 लाइन्स लिखना है ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ्स। हमारे लाइफ्स में इनका क्या क्या इम्पोर्टेंस है
आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंड भी हैं और फो भी हैं। तो फ्रेंड किस तरीके से हैं, इसके लिए आपको उसके ऊपर 10 लाइन्स आपको मेंशन करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कि दे आर टू स्मॉल टू बी सीन थ्रू नेक्ड आइज, इतने छोटे हैं कि आप इसको देख नहीं सकते हो, बट दे आर वाइटल टू प्लांट्स एंड द एनवायरनमेंट। लेकिन देखो फिर भी क्या है ना कि ये प्लांट्स और एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी वाइटल रोल प्ले करते हैं, यानी कि काफ़ी ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा, अब कैसे ये हमारे लिए इम्पोर्टेंस है उसको आओ हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखो दे आर यूज इन वाइन मेकिंग, बेकिंग, पिकलिंग एंड अदर फूड मेकिंग प्रोसेस। आपको पता है कि ईस्ट वगैरह का इस्तेमाल हम लोग वाइन मेकिंग में, अल्कोहल बनाने में, बेकिंग में, अच्छा इसके अलावा जो पिकलिंग वगैरह अचार वगैरह जो बनता है वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कुछ अदर फूड मेकिंग प्रोसेस इंडस्ट्री वगैरह में आप जाओगे तो देखो कि बहुत से ऐसे फूड मटेरियल जो हैं जो इनके हेल्प से तैयार किए जाते हैं। तो इसके अलावा देखो कि जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है ये ईस्ट के हेल्प से किया जाता है। तो ये वाइडली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वाइन एंड ब्रेड। इंडस्ट्रियल लेवल पे वाइन और ब्रेड बनाने में अल्कोहल के हेल्प से फर्मेंटेशन कराया जाता है ईस्ट की मदद से, है ना। ईस्ट की मदद से फर्मेंटेशन होता है जिसके बाद अल्कोहल बनता है और फिर इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है इंडस्ट्रियल लेवल पे फॉर प्रोड्यूसिंग वाइन एंड ब्रेड। इसके अलावा देखो कि अब बैक्टीरियम जो लैक्टोबैसिलस है, आपको पता है कि ये फॉर्मेशन ऑफ कॉर्ड, आपको पता है कि दूध से दही जमाने के लिए हम लोग लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम जो है, या बैक्टीरिया आप बोलो, बैक्टीरियम सिंगुलर है और बैक्टीरिया प्लूरल है, तो इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखो माइक्रोब्स आर यूज्ड टू रिड्यूस पोल्यूशन। इसके अलावा तुमको पता है कि बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सड़े गले चीज़ों को क्या करते हैं, डिकम्पोज करने का काम करते हैं। इससे हमारे इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन रखने में हमारी काफ़ी मदद करते हैं। नेक्स्ट देखो दे आर यूज्ड टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाई फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इसके अलावा राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में तुम लोग पढ़ चुके हो कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। कैसे? तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, यूजेबल नाइट्रोजिनस कंपाउंड में चेंज करते हैं जो कि प्लांट उसको फिर एब्जॉर्ब करते हैं, उनसे उनकी नाइट्रोजन की क्षतिपूर्ति हो जाती है। नेक्स्ट देखो माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूजफुल इन प्रिपेयरिंग मेनी मेडिसिन एंड एंटीबायोटिक्स। तुमको पता ही होगा कि बहुत से ऐसे मेडिसिन और एंटीबायोटिक्स बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स में इस्तेमाल होते हैं। यानी कि देखो जो गंदे नाली का जो पानी होता है उसको जैसे कि हम लोग जब डिस्पोज करते हैं ना, तो उससे पहले उसको जो है ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब कि कुछ उससे हार्मफुल जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको मारने का काम किया जाता है। तो उसमें भी जो है कुछ माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है। या जो इंडस्ट्रियल जो एफ्लुएंट्स होते हैं, जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्री होते हैं ना, तो उनसे जो कचरा फ्लो करके जो तुम्हारा बाहर आता है, तो उनको भी जो है ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग कुछ ऐसे स्पेशल माइक्रोब्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनको साफ़ सफाई किया जाता है। उनको पहले डिसइंफेक्टेंट किया जाता है बिफोर फ्लोइंग देम इनटू वाटर बॉडीज़। तो तुम लोग समझ गए होगे। चलो हम लोग फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है तुमको ऑन द हार्म्स कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो ऐसा नहीं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है ना, ये दे आर हार्मफुल फॉर अस इन मैनी वेज। कैसे कैसे हार्मफुल है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलो ध्यान से यहाँ पे देखो तुम लोग। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज। अब देखो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो प्लांट्स, एनिमल्स, इनमें डिजीज कॉज करने का काम करते हैं। तो जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम लोग पैथोजेंस के नाम से जानते हैं। अच्छा, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो भोजन को तुम्हारा बर्बाद कर देते हैं। खाना को आप लंबे समय तक छोड़ देते हो गर्मी के मौसम में, तो देखो वो खाना जल्दी स्पॉइल हो जाएगा तुम्हारा। इसके अलावा क्लॉथिंग, कपड़ा को रख दो वो भी तुम्हारा ख़राब हो जाता है। अगर गीला कपड़ा को तुम छोड़ दो, ऐसा ही रख दो पैक करके अलमीरा में, तो देखो कि तुम्हारा कपड़ा अगर गीला है तो देखो कितना जल्दी ख़राब होता है तुम्हारा। लेदर वगैरह ख़राब होता है बहुत जल्दी। अच्छा, कुछ ऐसे कॉमन डिजीज़ अफेक्टिंग ह्यूमंस, अच्छा सॉरी, ये देखो कि सम ऑफ द कॉमन डिजीजेज अफेक्ट, कुछ ऐसे कॉमन डिजीज हैं जो ह्यूमंस को अफेक्ट करते हैं। उसमें कौन कौन है? तो देखो कॉलेरा है तुम्हारा, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरक्लोसिस है। ये सब कुछ ऐसे कॉमन डिजीज है जो तुमको मालूम है कि ये ह्यूमंस को अफेक्ट करते हैं। तो चलो आगे फिर देखो ये
क्या कहना चाह रहा है। कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है नॉट ओनली कोज डिजीज इन ह्यूमंस। देखो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ ह्यूमन में ही डिजीज नहीं कॉज करते हैं, ये एनिमल में भी बीमारी पैदा करने का काम करते हैं। जैसे देखो एंथ्रेक्स की अगर बात करो तो ये काफ़ी डेंजरस डिजीज है, ह्यूमन एंड कैटल दोनों में होता है। किसकी वजह से होता है, तो ये बैक्टीरियम की वजह से होता है, ठीक है। इसके अलावा डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, जैसे कि देखो वीट का हो गया, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल, ये कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनमें भी ये कुछ बीमारी पैदा करते हैं। मैं चैप्टर पढ़ाया था उस समय मैं बताया था आप लोगों को कि जैसे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें कुछ बीमारियां लग जाती है, जिसमें सिट्रस कैंकर वगैरह, इसके अलावा जो रस्ट वगैरह का अटैक होता है, फ्रूट कुछ ऐसे सीरियल क्रॉप्स होते हैं उनके ऊपर। तो ये सब जो है मैंने डिटेल्स में आपको पढ़ाया था। अगर आप डिटेल आंसर देखना चाहते हैं यानी कि डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप वीडियो का प्लेलिस्ट जो है चेक कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलो हम लोग फिर आगे देखते हैं। ये जो है तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस चैप्टर का। क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक्स क्या होता है, और ध्यान रखना है कि एंटीबायोटिक्स हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है, लेकिन अगर हम इसका गलत डोज लेते हैं या फिर गलत तरीके से लेते हैं तो फिर ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक भी होता है। तो इसके लिए हमको कुछ प्रिकॉशंस है जो कि हमको लेने की ज़रूरत है। तो देखो सबसे पहले देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं। देखो कुछ ऐसे मेडिसिन्स आते हैं जो डिजीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको या तो किल कर देंगे या फिर उनके ग्रोथ को स्टॉप कर देंगे। अब ऐसा नहीं है कि वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार दें हमारे बॉडी के अंदर, क्योंकि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। तो सबको नहीं मारना है, जो पैथोजेंस हैं सिर्फ उन्हीं को मारना है। तो ऐसे ही मेडिसिन्स को हम लोग एंटीबायोटिक्स के नाम से जानते हैं। जैसे देखो कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सब होते हैं। अब देखो कुछ ऐसे प्रिकॉशन है जो तुमको रखना है जब तुम एंटीबायोटिक्स लेते हो। तो क्या क्या हैं ये ध्यान से देखो। एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। अब जो तुम अगर डॉक्टर से दिखाते हो तो क्वालिफाइड होना चाहिए, मतलब उसके पास एक प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि अगर कोई वेल क्वालिफाइड डॉक्टर है वो आपको सजेस्ट करता है कि हाँ आप एंटीबायोटिक ले लो, तभी आप एंटीबायोटिक लीजिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कोई भी सड़क छाप झोला छाप डॉक्टर जो है कुछ एंटीबायोटिक लिख दिया और आपको दे दिया, या फिर आप किसी से गए पूछ लिए कि हाँ एक एंटीबायोटिक बता दो ना, वो बता दिया और आप लगे खाने, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी देखिए कि वन मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। दूसरी चीज़ कि अगर डॉक्टर जो आपको बोल रहा है कि जितना आपको टैबलेट खाना है, जितना वो डोज लिखा हुआ है उतना डोज आपको समय से पूरा करना है। अब सपोज़ कि अगर वो आपको 10 टैबलेट बोला खाने को, तो आप 2-3 खा लिए, आपका बीमारी ठीक हो गया और आप उतना ही खा करके छोड़ दिए, तो भी आपको इसमें समस्या है। इसके अलावा आपको क्या प्रिकॉशन रखना है कि एंटीबायोटिक मस्ट बी अवॉइडेड व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेज। दूसरी चीज़ की जब ज़रूरत नहीं हो तब एंटीबायोटिक आप मत लीजिए, क्योंकि आपके बॉडी को अगर ये आदत लग जाएगी तो आपका बॉडी बिना एंटीबायोटिक के सुनेगा ही नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब ज़्यादा ज़रूरत हो तभी आप एंटीबायोटिक को खाइए। दूसरी चीज़ कि उसका रॉन्ग डोज आपको नहीं लेना है। रॉन्ग डोज का मतलब क्या हुआ कि ज़रूरत से ज़्यादा आपको नहीं खाना है, दूसरी चीज़ की ज़रूरत से कम भी आपको नहीं खाना है। तो समझ गए। तो आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए। ये जो है इस चैप्टर का आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है, आपको इसके अलावा इस चैप्टर से अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, इवन कि इनसाइड द चैप्टर अगर कोई भी क्वेश्चन है, आप पढ़े हो चैप्टर आपको नहीं समझ में आया हो, कुछ भी आपको डाउट हो, then you can feel free to ask me if you have any query using the comment box। आप लोगों ने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे।